हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम, हम लोगों ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हम लोगों ने जो है फेडरल सिस्टम और यूनिटी सिस्टम के बारे में क्या किया, बात किया। तो हम लोग जो आज क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, इस क्वेश्चन के डिस्कशन के दरमियान हम लोग जो है संविधान के विशेषताओं से, उसके जो है स्पेशलिटी से संबंधित क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो टॉपिक आपने कर लिया, अब ऐसे से इससे संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आपका टॉपिक क्या हो जाए, तैयार हो जाए। और उसके अलावा ये टॉपिक से जब आप इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में या यूपीएससी में, आईएएस में क्वेश्चन क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे या ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आप जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं। वो इस आधार पे सॉल्व हो रहे हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, अगर उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो आइए जो है हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कथन और कारण से संबंधित है। कथन और कारण में पहला क्वेश्चन कर रहा है, कथन ए कर रहा है भारतीय का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सबसे अधिक लंबा है। कारण कह रहा है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो ये तो सही है कि भारत का संविधान जो है सबसे लंबा है, और उसके अलावा यह भी कारण भी सही बता रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका से लिया गया है और भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान भी है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु जो कथन का कारण जो है स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर रहा है। सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं है, मौलिक अधिकार के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय संविधान में रखी गई हैं। इसलिए जो है भारत का संविधान क्या है, लंबा है। क्योंकि भारत के संविधान में केंद्र के लिए अलग से बात किया गया है, राज्य के लिए अलग से बात किया गया है, नागरिकों के लिए अलग से बात किया गया है, नागरिकों के अधिकारों के लिए अलग से बात किया गया है, कर्तव्यों के लिए अलग से बात किया गया है, अन्य संस्थाओं के लिए अलग से बात किया गया है। तो इस आधार पर भारत का संविधान क्या है, सबसे लंबा संविधान है। अगर कारण भी ऐसा दिया होता तो हम लोग कहते कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण जो है कथन का व्याख्या कर रहा है, लेकिन कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नांकित में से किस एक कथन को संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। तो किसने ये कहा है कि संविधान को जो है संघात्मक का जो ढांचा है उसके अंतर्गत नहीं डाला गया है। तो यह जो स्टेटमेंट है यह बी आर अम्बेडकर का है। बी आर अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है। और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस एग्जाम 2008 में क्या किया गया है, पूछा गया है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है कथन और कारण से संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि भारत जो है कौन सी व्यवस्था वाला देश है। तो कथन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। तो ओबियसली राइट है, हमने बताया कि भारत एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। मैंने यह भी बताया कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल कंट्री। तो जो है भारत एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, तो कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कारण पे आइए देखते हैं। कारण कह रहा है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो यह भी सही है कि न तो भारतीय संविधान संघात्मक है और न ही एकात्मक है। या ऐसा स्टेटमेंट लिख देता कि भारतीय संविधान अंशतः जो है संघात्मक है और अंशतः एकात्मक है, तब भी सही हो जाता। और अगर यह स्टेटमेंट लिख रहा है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न तो एकात्मक है, ये भी सही है। तो बेसिकली कहने का मतलब कथन और कारण दोनों सही है और कथन का जो है कारण जो है सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। तो किसने कहा था, तो इसका जो है केसी वीयर महोदय थे। क्या नाम था उनका, केसी वीयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो केसी वीयर पे अगर आएंगे तो ये जो केसी वीयर महोदय हैं, इन्होंने कहा कि भारत की व्यवस्था अर्धसंघात्मक है। तो भारत की व्यवस्था अर्धसंघात्मक या क्वैसी फेडरल है, यह किसने कहा, तो यह जो है केसी वीयर महोदय ने कहा। इसको स्टेटमेंट को याद रख लीजिए, किसने जो है क्वैसी फेडरल कहा है, तो केसी वीयर ने जो है क्वैसी फेडरल कहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसे यूपी पीसीएस लेक्चरर एग्जाम 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो ऑप्शन दिया है जी ऑस्टिन, ऑप्शन दिया है केसी वीयर, ऑप्शन दिया है आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन दिया है डी बासु। तो जो है अगर आप यहाँ पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है संघवाद को सहकारी संघवाद जो है जेनिंग्स ने जो है कहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको क्या करिएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो जो है कौन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए जी ऑस्टिन। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। तो यह भी जो है सही है। भारतीय संविधान न तो पूरी तरीके से कठोर है, न तो पूरी तरीके से लचीला है। कठोर इसलिए नहीं है कि जो है कुछ ऐसे संशोधन हैं जो साधारण बहुमत से कर दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे संशोधन है जिसको स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाता है, और कुछ ऐसे संशोधन है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से किया जाता है। तो कुछ स्तर पे आसान दिख रहा है, सरल दिख रहा है, और कुछ स्तर पे कठोर दिख रहा है। तो ऐसा स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है कि अंशतः कठोर और अंशतः जो है आसान है, या अंशतः जो है सरल है, लचीला है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसे केसी वीयर महोदय ने जो है क्या है बताया है कि यह लचीले और जो है कठोर के बीच जो है संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है, जिसे जो है यूपी पीसीएस मेन एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय संविधान ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी है लचीला, ऑप्शन सी है न ही कठोर न ही लचीला, ऑप्शन डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अंशतः आंशिक रूप से लचीला है और आंशिक रूप से कठोर है। कहने का मतलब कुछ अमेंडमेंट आसानी से हो जाते हैं, साधारण बहुमत से हो जाते हैं, और कुछ अमेंडमेंट जो है स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं या आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा होते हैं। तो यह जो है कुछ स्तर पे क्या हो रहा है, कठोर दिख रहा है, कुछ स्तर पे लचीला दिख रहा है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। अब हमको यह पहचान करना होगा कि कौन सा संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो संघीय लक्षण नहीं है, तो आइए जो है देखते हैं। संघीय का मतलब यहाँ फेडरल से है, संघीय लक्षण नहीं है। तो संघीय लक्षण का मतलब जो है, संघीय का मतलब जो है यहाँ पे, उसके बाद आप आएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच जो है शक्ति का बंटवारा। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर सी एकहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो संघीय लक्षण का मतलब, संघीय का मतलब यहाँ यूनियन शब्द से है। तो यहाँ पे जो है यूनियन शब्द से है, और यूनियन शब्द में जो है ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जबकि जो है यहाँ पे एकहरी नागरिकता जो है नहीं है। एकहरी नागरिकता इसका लक्षण नहीं है। एकहरी नागरिकता जो है यूनिटरी सिस्टम का लक्षण है। तो संघीय जो है यहाँ पे संघात्मक से जो है लेना है इसका, या जो है इसको जो है फेडरल के अंतर्गत जाएंगे तो फेडरल में जो है डुअल सिटीजनशिप पाया जाता है,
एकहरी जो है एकल नागरिकता नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। इसे जो है यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में जो है पूछा गया है। फिर अगर आएंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन ए कह रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। कारण कह रहा है इसको एक ग्रहित संविधान कहा गया है। तो इस प्रकार जो है कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो है वह उसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है धर्म। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। संविधान क्या है, सर्वोच्च है, और संविधान के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय, पार्लियामेंट और रिलीजन जो है सभी को शामिल किया जाता है। तो इस ऑप्शन में जो सर्वोच्च है सबसे वह कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। इसे जो है बिहार पीसीएस 2001 में पूछा गया है और यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। अगर आप आएंगे तो जो है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो ऑप्शन ए है जनता, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो अगर जो है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत आएंगे तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए होगा जनता, क्योंकि जनता ही जो है राजनीतिक सत्ता को क्या करती है, चुनती है, इलेक्शन के माध्यम से चुनाव करती है। एमपी और एमएलए जो होते हैं उनको जनता क्या करती है, वोटिंग करती है। वो जो एमपी और एमएलए होते हैं अपने अपने इलेक्टोरल एरिया से या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। उस निर्वाचन क्षेत्र से वहाँ की जनता किसी एक व्यक्ति को चुनती है और वह जो है पार्लियामेंट में जाके, वह जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके उस निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को क्या करते हैं, उठाते हैं। तो अगर जो है आपसे ये कहा जाए कि राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो पब्लिक होगा, जनता होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो यहाँ पे जो है अगर संविधान है तो जो है इसका ऑप्शन क्या होगा, संविधान होगा। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो जो है लक्षण कौन कौन से, आइए जो है एक दूसरे से मेल कराते हैं। अगर वो लक्षण दिखाई देगा तो वो सही होगा, लक्षण नहीं है तो गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने प्रीएम्बल पढ़ाया था। प्रीएम्बल में मैंने बताया था कि भारत एक जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक के साथ साथ जो है गणतंत्रीय भी है, रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक इसलिए है कि भारत में जो हेड ऑफ कंट्री होता है, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। तो वैसे सभी कंट्री जहाँ पे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता होगा, अब वह इलेक्शन चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, या डायरेक्ट जो है जनता वोटिंग करे या जो है जनता के प्रतिनिधि इनडायरेक्ट रूप से वोटिंग करें। तो कहने का मतलब दोनों क्या होगा, अगर इलेक्शन हो रहा है हेड ऑफ कंट्री का तो हम कहेंगे कि वह व्यवस्था रिपब्लिक व्यवस्था वाला कंट्री है, गणतंत्रीय व्यवस्था वाला कंट्री है। तो भारत में ऐसा दिखाई देता है। तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा, सही होगा। स्टेटमेंट नंबर 2, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यह भी सही है। मैंने बताया कि भारत में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम दिखाई देता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। 1 और 2 सही है। तो आइए ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन बी कह रहा है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन ए है 1 एवं 2, ऑप्शन सी है 2, 3 एवं 4। ये हट गया क्योंकि 1, 2 सही है तो इसमें एक ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन सी छट गया। फिर उसके बाद अब आइए देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो सर्वोच्च सत्ता जो है भारत की जनता में निहित है, यह भी सही है। सर्वोच्च सत्ता जो है भारत की जनता में निहित है, तो यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। 4 नंबर स्टेटमेंट कह रहा है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, यह स्टेटमेंट गलत है। इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1, 2 एवं 3, 4 नंबर गलत है। यह एकीकृत शक्ति का बात नहीं करता,
बल्कि यह जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बात करता है, या जो है विकेंद्रीकृत शक्ति की बात करती है, जहाँ पे आप देखते होंगे पावर्स को किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, शक्तियों को बांट दिया गया है केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पर और लोकल गवर्नमेंट के स्तर पे जो है चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो है यूनिटी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन दिख रहा है फेडरल के लेवल पे। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान अध्यादेशात्मक है। तो भारतीय संविधान अध्यादेशात्मक नहीं है, मैंने बताया कि भारतीय संविधान संसदीय व्यवस्था वाला देश है या संसदात्मक है, तो ए नंबर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आते हैं, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। तो नाम मात्र का राजतंत्र तो भारत में नहीं है। भारत में क्या है, भारत में रिपब्लिकन है, भारत में डेमोक्रेटिक है। तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, भारत एक कुलीन तंत्र है। तो भारत में ऐसा भी नहीं है। भारत डी नंबर का रहा है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो यह क्या है, सही है। भारत में संसदीय प्रजातंत्र दिखाई देता है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आप आएंगे, अगर ब्रिटेन के गवर्नमेंट में, अगर इंडिया के गवर्नमेंट में अगर आप अंतर करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम को भारत में तो जो है ब्रिटेन से ही एडॉप्ट किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में अंतर करेंगे, तो वहाँ का जो हेड ऑफ कंट्री होता है, वहाँ पे महाराजा या महारानी पाए जाते हैं। तो महाराजा जो महारानी होते हैं उनका इलेक्शन नहीं होता, वह जो है आनुवंशिक होते हैं। कहने का मतलब वह महाराजा, उसके बाद उसकी जो आने वाली पीढ़ी है उस पद पर बैठेंगी, वहाँ पे वह पद सबके लिए नहीं है। वह महारानी और महाराजा के लिए क्या है, रिजर्व है, आरक्षित है, उन लोगों का इलेक्शन नहीं होता। जबकि भारत में हेड ऑफ कंट्री का क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो अगर दोनों के लिए शब्द यूज किया जाए तो भारत के लिए आप कहेंगे कि भारत एक संसदीय गणतंत्रीय व्यवस्था वाला देश है। जबकि जो है ब्रिटेन में जो है ब्रिटेन जो है एक संसदीय राजतंत्रीय व्यवस्था वाला जो है वहाँ पे सिस्टम दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे हेड ऑफ कंट्री का जो है इलेक्शन नहीं होता, वह आनुवंशिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ऑप्शन ए में आएंगे लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी है अध्यक्षात्मक, सी है संसदात्मक। तो भारत में जो है शासन प्रणाली कैसी है, संसदीय है, संसदात्मक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, नॉट करेक्ट का बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारत एक जो है सेकुलर कंट्री है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह तो जो है सही है। बी संसदीय पद्धति की सरकार, यह भी सही है, भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट दिखाई देता है। सी नंबर संघीय नीति, और डी नंबर का रहा है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। तो भारत में जो है संघीय नीति भी दिखाई देता है, यूनियन पॉलिसी दिखाई देता है, और उसके अलावा लेकिन भारत में जो है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है। मैंने बताया कि जब भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एक संविधान संगत सरकार, ऑप्शन बी दिया है लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन सी दिया है विधि का शासन, ऑप्शन डी दिया है सत्तावादी सरकार। तो अगर इस क्वेश्चन में आएंगे तो भारत की जो सरकार है एक संविधान संगत सरकार है, यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। और जबकि यह कह रहा है करेक्ट नहीं है, यह गलत के बारे में पूछ रहा है, नॉट करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो डेमोक्रेटिक भी है, बी भी नहीं होगा। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ भी दिखाई देता है, आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें दिखाई देंगी। फिर उसके बाद डी ऑप्शन है सत्तावादी सरकार। तो सत्तावादी सरकार जो है करेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, आइए जो है इसको देखते हैं। ऑप्शन
संसदात्मक सरकार, तो यह विशेषता है। अध्यक्षात्मक सरकार, यह विशेषता नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है। तो गणतंत्रीय अवधारणा रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट का बात कर रहा है, तो रिपब्लिक कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो आइए जो है इसमें यही एक ऑप्शन बनाया होगा जो पेड ऑप्शन है कि हेड ऑफ कंट्री का इलेक्शन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी है तो ऑप्शन सी कह रहा है कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। उसके अलावा ऑप्शन ए है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। ऑप्शन बी है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। ऑप्शन डी है एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो इस प्रकार अगर आएंगे तो ए, बी और डी तीन सही है, लेकिन सी नंबर क्या है, गलत है। सी नंबर कह रहा है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होता है। तो राजा नहीं होता और एक व्यक्ति में निहित भी नहीं होता, तो इस प्रकार नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन और कारण से है। तो कथन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है परोक्षतः निर्वाचित होता है। और कारण कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया, ये तो सही है, क्योंकि जो है कि भारत में क्या है, भारत में जो है हेड ऑफ कंट्री का जो है इलेक्शन किया जाता है, इनडायरेक्ट होता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और कथन और कारण का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो है 19 का जो है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट के साथ साथ जो है उसमें जो है पब्लिक जो है डायरेक्ट जनता नहीं वोटिंग करती, बल्कि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटर होते हैं, उनके द्वारा उनका जो है चुनाव होता है इनडायरेक्ट सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के माध्यम से। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने पे आएंगे तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, यह भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, यह भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1, 2, 3 एवं 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। 21 कह रहा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट के बारे में आपको जो है जानकारी डीपीएसपी में मिलता है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जाएंगे, जिसमें पार्ट 4 के अंतर्गत आर्टिकल 39 पढ़ेंगे। तो 39 में जो है आपको वहाँ पे वेलफेयर स्टेट के बारे में जानकारी मिलेगा। तो जो है अगर वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य का मतलब है, कल्याणकारी राज्य का मतलब यह है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही जो है वेलफेयर स्टेट का ऑब्जेक्टिव होता है, उसका उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है। यह क्वेश्चन आईएएस प्री 2009 में जो है पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वेलफेयर स्टेट से क्वेश्चन पूछता है कि वेलफेयर स्टेट कौन से पार्ट के अंतर्गत जानकारी देता है या कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा गया है, और कल्याणकारी स्टेट का जो है डिफिनीशन क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको आप क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संसदात्मक शासन व्यवस्था में ए न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बी कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, सी कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यह जो है डी नंबर सही होगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच जो है इंक्लूजन होता है, समन्वय होता है। मैंने ये भी बताया कि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका का अस्तित्व जो है उसका अस्तित्व तभी तक होता है जब तक जो है गवर्नमेंट का मेजॉरिटी हो, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव में। तो इस प्रकार जो है यह स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि
लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। बी, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए इसमें ए, बी, सी, डी सभी सही हैं, लेकिन संसदीय प्रणाली की सरकार में आएंगे तो यहाँ पे जो सबसे क्लोज ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। तो यह जो है क्या है, उत्तरदायी है। यह क्वेश्चन IAS प्री 2015 में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। संसदीय व्यवस्था का एक लक्षण यह भी है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे तो 24 यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 1 गलत इसलिए है, यह कह रहा है कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो राज्य का जो गठन ही हुआ है इस उद्देश्य से हुआ है कि वह जो है वेलफेयर का काम करे, वो कल्याण करे। किसका कल्याण करे, सिटीजन का कल्याण करे। तो सिटीजन का कल्याण करेगा तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। तो बेसिकली कहने का ये थोड़ा मतलब जो है, यह जो स्टेटमेंट है यह एक निगेटिव स्टेटमेंट है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है, 2 सही है, 2 स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2। यह क्वेश्चन जो है IAS प्री 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही है। तो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, पार्लियामेंट के जो है मेंबर होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 नंबर कह रहा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। यह भी सही है कि मंत्री तभी तक कोई व्यक्ति रहेगा जब तक उनका मेजॉरिटी जो है क्या रहेगा। मेजॉरिटी खत्म होगा, मंत्री का पद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 नंबर, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो राज्य का अध्यक्ष जो है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, 3 नंबर जो है गलत है। यह क्वेश्चन IAS प्री 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, इसमें ऑप्शन ए है ध्वज, ऑप्शन बी है राजधानी, ऑप्शन सी है संप्रभुता, ऑप्शन डी है शासनाध्यक्ष। तो अगर आप राज्य में आएंगे तो राज्य के लिए मैंने बताया था उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट होती है उसकी, दूसरा होता है सोवेनिटी या जो है संप्रभुता, तीसरा पॉपुलेशन होता है और चौथा जो है एरिया या भूभाग या क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संप्रभुता, सोवेनिटी। फिर उसके बाद 27 पे आएंगे तो 27 जो है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन और कारण पे आएंगे तो ये कथन यह कह रहा है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। तो यह जो है स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सकारात्मक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। कारण पे आते हैं, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। यह भी सही है कि भारत जो है जब ब्रिटिशर से स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उसने जो है ब्रिटिशर के समय किस टाइप का प्रशासन था, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके समय में जो है जनता जो है कैसे रह रही थी, जनता के ऊपर किस तरीके का शासन कर रहे थे, उन्होंने उस सारे जो है तरीके को देखा था। तो उन्होंने जैसे ही 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 से जो है शासन प्रशासन का कार्य प्रारंभ हुआ, तो उस समय जो है उन्होंने भारत में डेमोक्रेटिक का बात किया कि डेमोक्रेटिक के अंतर्गत लोगों को बराबर तरीके से इक्वलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी ये सारी चीज़ अवेलेबल कराई जाए।
तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन जो है, कथन का कारण जो है स्पष्ट तरीके से व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। कथन कर रहा है भारत में लिखित संविधान है, तो सही है, भारत में लिखित संविधान है। कारण कर रहा है शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, तो यह स्टेटमेंट सही है कि जो क्षेत्रीय दल है उनके विकास का जो आकांक्षा के जो है इंडिकेटर है, तो जो इंडिकेटर है यह दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो लिखित संविधान का जो व्याख्या है यह व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार जो है ए कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 भी जो है कथन और कारण से ही संबंधित है, और इसमें अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 स्टेटमेंट कर रहा है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, सही है। कारण लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, यह भी सही है। तो इस प्रकार कहा जाए कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन कारण का जो है स्पष्ट रूप से क्या करता है, स्पष्टीकरण करता है, व्याख्या करता है। तो आज हम लोगों ने आज के टॉपिक में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात किया। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, यूनिटी सिस्टम, ये 4 सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा। चारों सिस्टम के लक्षण के बारे में भी हम लोगों ने बात किया। उसके अलावा उससे संबंधित प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कॉपी कलम लेके बैठिए, फैक्ट को नोट करते चलिए, बार बार रिवीजन करते चलेंगे, तो आपको एग्जाम में जो डाउटेबल क्वेश्चन गलत करके आते हैं रिवीजन का कमी होने की वजह से, वैसे क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के सामने आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।